चित्त में अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा या कौन बजाएगा? जब इंसानियत पर खतरा हो, इंसान नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन देने जाएगा? 24 घंटा मैं निगाह रखा हूँ। हमने अपने शासन के तरफ से पूरा उनकी सुरक्षा का भी व्यवस्था किया, लेकिन दूसरे तरफ हमारे सामने सवाल है, अगर एक नेता और एक प्रधानमंत्री का जितना जान का कीमत है उतना आम इंसान का जान का भी कीमत है। हम अपने राज्य में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। जहां फैलाने का नाम लिया और जहां बवेला खड़ा करने का नाम लिया तो फिर हमारे साथ चाहे राज रहे या राज चला जाए, हम इस पर कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। आडवाणी की रथ यात्रा ने किया राजनीति को प्रभावित। 1990 का साल देश की सियासत के लिए उथल पुथल भरा था। एक ओर बिहार में लालू राज की शुरुआत हो चुकी थी, मंडल कमीशन की राजनीति उफान पर थी। दूसरी तरफ मंडल की राजनीति को चुनौती देते हुए बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने कमंडल का सहारा लिया और सोमनाथ से रथ यात्रा को लेकर अयोध्या की ओर कूच कर चुके थे। रथ यात्रा को बिहार से गुजरना था। तत्कालीन सीएम लालू यादव इस रथ यात्रा को रोकने की कोशिश में जुटे थे। इस रथ यात्रा के समर्थन और विरोध दोनों ने देश की राजनीति को बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित किया। इस पूरे प्रकरण ने कई बड़े नेता पैदा किए और उन नेताओं को राजनीति के पटल पर अहम भूमिका मिली। बिहार में लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा ने ऐसे ही एक युवा नेता को राजनीति का एक धुरंधर बना दिया। आडवाणी की रथ यात्रा उस समय जब हाजीपुर पहुंची तो एक 23 साल के युवा नेता ने सरकार के दबाव के बावजूद हाजीपुर से आडवाणी के रथ को सकुशल पार करा दिया। इस घटना के बाद वो युवा नेता नित्यानंद राय सुर्खियों में छा गए। बेरोक टोक बढ़ते आडवाणी के रथ ने बढ़ा दिया हिंदुत्व को। रथ यात्रा के सोमनाथ से शुरू होते ही मंडल के बजाय कमंडल की राजनीति जोर पकड़ रही थी। आडवाणी बेरोक टोक पूरे देश में एक राज्य से दूसरे राज्य पूरे जोश में हिंदुत्व के नारे को बुलंद करते हुए हिंदुओं को जोश से भर रहे थे। कई शहरों में कई तरह की प्रतिक्रियाएं हो रही थीं और राज्य सरकारों के लिए लॉ एंड ऑर्डर की चुनौती बढ़ती जा रही थी। हर समय देश की निगाहें आडवाणी की बढ़ती रथ यात्रा पर टिकी थीं। अदालत क्या इस बात का फैसला करेगी कि यहाँ पर राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? आपसे तो इतनी आशा है, बीच में मत पड़ो, रास्ते में मत आओ, क्योंकि ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? कौन सी सरकार रोकने वाली है? आडवाणी की रथ यात्रा पार करा सुर्खियों में छाए नित्यानंद। साल 1990 में बतौर सीएम लालू प्रसाद यादव ने ऐलान किया था कि वे आडवाणी के रथ को पटना और हाजीपुर के बीच गांधी सेतु पार नहीं करने देंगे। उस समय नित्यानंद मात्र 23 वर्ष के थे। महापंचायत बुलाकर ऐसा जन समर्थन जुटाया कि सरकार आडवाणी का रथ हाजीपुर में रोकने का साहस नहीं जुटा पाई। यही नहीं, सरकार को सीधे चुनौती देने वाले नित्यानंद ने हाजीपुर में आडवाणी की जनसभा भी कराई। हालांकि सरकार से लोहा लेने का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा, लेकिन इस प्रकरण के बाद नित्यानंद राय लगातार चर्चा में बने रहे। भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को तत्कालीन सरकार के ऐलान के बावजूद हाजीपुर से सकुशल पार कराने को लेकर बिहार की राजनीति में चर्चित हुए नित्यानंद राय की पहचान एक निर्भीक नेता की रही है। तत्कालीन सरकार से सीधे दो हाथ करने की उस घटना के बाद उनकी राजनीति परवान चढ़ी। गांव देहात की राजनीति करते हुए वे देश के गृह राज्य मंत्री के पद तक पहुंचे। नित्यानंद राय छात्र जीवन से ही कर रहे राजनीति। भाजपा में बेखौफ व निर्भीक कार्यकर्ता के तौर पर पहचान बना चुके नित्यानंद राय के राजनीतिक सफर की शुरुआत 1981 में छात्र जीवन के दौरान ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में हुई। हाजीपुर के ही राजनारायण कॉलेज में इंटर की पढ़ाई के दौरान वे नियमित संघ की शाखाओं में जाते रहे। उनकी नेतृत्व क्षमता की वजह से संघ ने उन्हें 1986 में हाजीपुर का तहसील कार्यवाह बनाया।
1990 की शुरुआत में ही संघ से पद मुक्त होकर वे भाजपा की राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो गए। उन्हें युवा मोर्चा का प्रदेश सचिव बनाया गया। 1995-96 में युवा मोर्चा के महासचिव और 1999 में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने। मोदी कैबिनेट में शामिल हुए नित्यानंद। बिहार भाजपा अध्यक्ष नित्यानंद राय भी मोदी कैबिनेट में शामिल हो गए। नित्यानंद राय अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं और पहली बार केंद्र में शामिल हुए हैं। उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। उन्हें भाजपा ने वर्ष 2016 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी थी। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद गुटों में बंटी बिहार बीजेपी को एकजुट कर एक मंच पर ला खड़ा कर दिया। अपने उसूलों और पक्के इरादों के साथ लेकर चलने वाले नित्यानंद राय ने इस बार रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को हराया है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष बने नित्यानंद। बिहार में भाजपा ने वर्ष 2016 में प्रदेश का अध्यक्ष बदलने का फैसला लिया तो विधायकों से लेकर सांसदों तक कई नामों की चर्चा हुई, लेकिन अमित शाह के मापदंडों पर सिर्फ नित्यानंद राय ही खरे उतर पाए और उन्होंने युवा नेता राय को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी। लगातार 4 बार नित्यानंद बने विधायक। 10 वर्षों तक संगठन में काम करने के बाद साल 2000 के विधानसभा चुनाव में नित्यानंद राय को हाजीपुर से टिकट मिला और वो विधायक बन गए। इसके बाद वो यहां से लगातार 4 बार चुने गए। साल 2014 में उजारपुर से लोकसभा पहुंचे। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली करारी हार के बाद पार्टी आलाकमान ने उन्हें बिहार की कमान सौंप दी। नवंबर 2016 में नित्यानंद राय बिहार भाजपा के अध्यक्ष बने और 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने बिहार की 40 में से 39 सीटों पर जीत का पताका लहरा दिया। किसानी पृष्ठभूमि से आने वाले नित्यानंद राय इतिहास में स्नातक हैं और अब भी उन्हें खेती से लगाव है। अब नित्यानंद राय बिहार के सीएम बनने की रेस में भी शामिल हैं। यादव जाति के नित्यानंद ने लालू यादव को तब चुनौती देकर राजनीति में अपनी जगह बनाई जब उस समय बिहार में यादव लालू के पीछे पूरी तरह गोलबंद थे। आडवाणी की रथ यात्रा से सुर्खियों में आए नित्यानंद अब बिहार की राजनीति का भविष्य तय करने वाले नेताओं में शामिल हैं। 1990 से लेकर अब तक के बिहार और देश की राजनीति ने एक लंबा सफर तय किया है और एक नए राजनीतिक युग में प्रवेश कर चुका है। अब राजनीति का ये युग क्या क्या रंग दिखाता है, इसको जनता जनार्दन ही आइंदा अपने वोटों से सत्यापित करेगी, जो लालू यादव ने कभी कहा था। प्रकाश पीयूष के साथ खालिद रजा खान, महुआ आपके लिए, पटना। देश हित में अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा, तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा या कौन बजाएगा? जब इंसानियत पर खतरा हो, इंसान नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन देने जाएगा?